जय हिंद साथियों, आप सभी का कृष्णा क्लासेस पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी टीम कृष्णा क्लासेस आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस शीट ला रही है, चाहे वो फिर एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, सभी चीज़ की तैयारी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से करा रही है। अब मैं इससे पहले आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवाया है। और मैं आज एक नई सीरीज लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में कई बार आए हुए हैं या आने की भी क्या रहेंगी, संभावना रहेंगी। तो बिना समय को नष्ट किए चलो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं भैया, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और देखिए ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल सन 2002 में आया है। कह रहा है हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो ये जो आपका ये हिस्टोलॉजी है, ये जो आपका हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है भैया ऊतक विज्ञान। क्या होता है? ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान होता है। ऊतक विज्ञान का मतलब ये होता है जहाँ पर हम अध्ययन करते हैं, जहाँ पर अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं भैया? ऊतक का अध्ययन करते हैं। जहाँ पर किसका अध्ययन करते हैं? ऊतक का अध्ययन करते हैं। ऊतक, तो जहाँ पर ऊतक का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और इस हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले भैया किसने किया था? तो मेयर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? मेयर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो स्लाइडन, जब बात आती है स्लाइडन की, तो स्लाइडन जो है ये दिए थे, किसके बारे में बताए थे? इन्होंने बताया था भैया कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था भैया? कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। और यहाँ पर देख रहे हो रॉबर्ट हुक, तो इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक भैया किसके जनक हैं? ये कोशिका के जनक हैं। किसके जनक हैं? कोशिका के जनक। जब बात हो किसके? कोशिका की, तो कोशिका के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। और यही रॉबर्ट हुक को किसके जनक कहा जाता है? साइटोलॉजी के भी ये जनक हैं। किसके जनक हैं? साइटोलॉजी। यानी साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। तो ध्यान रहे कि जब बात हो किसके? साइटोलॉजी के जनक की या कोशिका के जनक की, तो उसके लिए कौन आएंगे? हमारे रॉबर्ट हुक आएंगे। लेकिन जब बात हो किसकी? हिस्टोलॉजी की, तो हिस्टोलॉजी जो होता है भैया, इसको किसने दिया था? तो मेयर ने दिया था। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेयर, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीन को, यानी जीन को व्यक्त किया जा सकता है, यानी जो जीन होता है उसको व्यक्त किया जा सकता है किसके द्वारा? तो पहले आप समझिए, ये जो जीन है, ये जीन है क्या? ये जो जीन होता है भैया, ये क्या होता है? एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है ये? अनुवांशिक। ये क्या होता है भैया? अनुवांशिक पदार्थ होता है। अब बात करें यहाँ पर अनुवांशिक पदार्थ की, तो जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वह पदार्थ होता है जो पेरेंट्स के लक्षण वो संतानों में ले आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। और ये अनुवांशिक पदार्थ हमारा कौन होता है? जीन होता है। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है अनुवांशिकता की इकाई। अनुवांशिकता की इकाई के कहने का मतलब ये, अनुवांशिकता वह होता है जो पेरेंट्स के लक्षण, यानी उनके पेरेंट्स रंग रूप चाल ढाल, यानी वो कैसे हैं, वो किस तरह से हैं, वो लेके आता है कौन? जीन लेके आता है। और जो लक्षण आते हैं उन्हीं लक्षणों को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। और डीएनए का एक भाग, तो ध्यान रहे भैया, जो आपका डीएनए होता है, जो आपका क्या होता है भैया? डीएनए, तो डीएनए का एक भाग ही हमारा क्या होता है? डीएनए का एक भाग, यानी एक टुकड़ा या एक भाग हमारा क्या होता है? ये क्या होता है? जीन होता है। तो मतलब जो जीन को व्यक्त किया जाता है, यानी इससे भी व्यक्त कर सकते हैं। और क्या? डीएनए का एक भाग है, बिल्कुल सही है। और क्या कह रहा है?
उपपरिवर्तन की इकाई है, यानी कहने का मतलब कि उनके पेरेंट्स कैसे हैं और उनसे जो एक नया संतान उत्पन्न हो रहा है वो कैसा है, उनमें परिवर्तन क्या है, ये भी किसके द्वारा आता है, जीन के ही द्वारा है। तो मतलब आप देख सकते हो यानी जो जीन होता है वो आपकी आनुवंशिकता की भी इकाई हो सकती है, यानी लक्षणों को ले आता है, यानी जो भी लक्षण होंगे पेरेंट्स के वो उनके संतान में आएंगे तो किसके द्वारा आएंगे, जीन के ही द्वारा आएंगे। और डीएनए का क्या होता है, यह एक भाग होता है, टुकड़ा होता है, कौन, जीन। और उपपरिवर्तन की इकाई कहने का मतलब ये कि जो उनका पेरेंट्स हैं और उनके जो बच्चे हैं इनमें जो भी परिवर्तन है वो किसके द्वारा, यानी जीन के ही द्वारा आता है। तो ये भी आपका हो सकता है। तो उपयुक्त सभी की तरह, तो मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का क्या होता है, जन्म होता है। यानी मनुष्य में कौन सा, यानी मानव में ऐसा कौन सा क्रोमोसोम जिसको भैया हम एक नाम से और जानते हैं, इसी क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, गुणसूत्र कहते हैं। तो क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मानव में। तो मानव के मतलब इंसानों में, मनुष्यों में। तो गुणसूत्र, कौन से गुणसूत्र के मिलने से बालक का जन्म होता है। तो आप यहाँ पर बात करते हैं मानव की, तो भैया जो हमारा क्या होता है, मानव होता है। तो इस मानव में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर बात करें मानव में नर की, तो जो नर होता है भैया उसमें भी कितने होते हैं, 44 प्लस एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। बोले तो इसमें भी 46 ही गुणसूत्र होता है। और बात करें किसकी, मादा की, तो भैया जो मादा होता है इसमें क्या होता है, यानी इसमें भी 44 प्लस एक्स और यक्स गुणसूत्र होता है। मतलब इसमें भी 46 ही गुणसूत्र होता है और इसमें भी 46 गुणसूत्र होता है। अब जब यहाँ पर युग्मक बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, तो वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। यानी गुणसूत्र क्या हो जाते हैं भैया, आधे आधे हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 22 यहाँ हो जाएगा और 22 यहाँ हो जाएगा, यक्स और क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। और इसका जब गुणसूत्र होगा, यानी ये जब आधा होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 22 प्लस एक्स और ये भी क्या हो जाएगा, 22 प्लस यक्स हो जाएगा। आप देखो जरा ध्यान से भैया कि जो नर है, नर में गुणसूत्र क्या है, एक्स और वाई, जबकि मादा में क्या है, यक्स और यक्स होता है। तो यक्स और वाई के ही मिलने से क्या होता है, यानी लड़का यानी बालक का क्या होता है, जन्म होता है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, यानी पुरुष का क्या होना जाना चाहिए, वाई। देखिए भैया जब ये जाकर मिलेगा इससे तो क्या हो जाएगा, 44 प्लस यक्स यहाँ है और यक्स यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा लड़की, यानी ये बालिका का जन्म होगा। अगर यही जाकर इससे मिलता है तब भी क्या होगा, यानी 44 प्लस एक्स और क्या हो जाएगा, एक्स, यहाँ पर भी क्या होगी, लड़की ही होगी। लेकिन अब जाकर अगर ये यक्स और इससे मिलता है, यानी वाई वाला जाके मिलता है इसके साथ, तो 44 प्लस एक्स और क्या होगा, वाई, यानी यहाँ पर क्या बनेगा, लड़का। और अगर ये वाला जाके मिलता है तब भी यहाँ पर क्या होगा, 44 प्लस एक्स और वाई, ये भी क्या होगा, लड़का ही होगा। तो यानी आप देखोगे जब यानी जो पुरुष होता है, नर का गुणसूत्र कौन सा चाहिए, यानी वाई हो और मादा का क्या हो भैया, एक्स हो, तब जाकर किसका निर्माण होता है, बालक। तो बालक का निर्माण के लिए क्या चाहिए, जो नर होगा, नर के लिए क्या चाहिए, नर का गुणसूत्र या वाई चाहिए, और मादा का जो गुणसूत्र होगा तो मादा के लिए क्या चाहिए, यक्स। इन्हीं दोनों के मिलने से क्या होता है, एक बालक का क्या होता है, जन्म होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखते हैं, पुरुष का वाई और स्त्री का क्या होगा, यही होगा। यानी पुरुष का वाई व स्त्री का वाई, ये तो बिल्कुल गलत है। और पुरुष का एक्स व स्त्री का एक्स, ये भी क्या है आपका, गलत है। यानी पुरुष का एक्स व स्त्री का वाई होता ही नहीं है स्त्री में, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केसर माला बनाने के लिए, केसर माला यानी
केसर माला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। यानी भैया जो मालाएं बनाई जाती हैं, अगर आपको पता है तो माला किससे बनता है, पौधे के कौन से भाग से बनाया जाता है, फूल से बनाया जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आइए थोड़ा सा मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो एक फूल है, तो भैया जो फूल होता है, यानी जो फूल होता है उसमें 4 भाग होते हैं भैया। तो फूल में कितने भाग होते हैं, जो आपका पुष्प होता है, पुष्प जो होता है भैया, पुष्प में कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो इसमें से एक भाग जो होता है, यानी जो चौथा भाग होता है, वो क्या होता है, स्त्री केसर होता है। क्या होता है भैया, स्त्री केसर होता है। तो ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है भैया, यहाँ पर ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये कौन सा भाग है आपका, यानी पुष्प का स्त्री केसर। यानी स्त्री केसर कहने का मतलब ये पुष्प का मादा भाग है। कौन सा भाग है, ये पुष्प का मादा भाग है। और आप इस मादा भाग को देखोगे ध्यान से, तो जो मादा वाला स्त्री केसर है, स्त्री केसर का ऊपरी फूला हुआ जो भाग है उसको क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो आपका एकदम आधारी भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और इस अंडाशय में किसका निर्माण होता है भैया, बीजांड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बीजांड का निर्माण होता है। और ये जो मध्य वाला भाग होता है, इस मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वर्तिका कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि, और ये देखिए यहाँ पर ये जो आपका पुंकेसर है, ये क्या होता है, ये पुष्प का नर वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या है, जरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि केसर माला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो जो भैया केसर माला बनाया जाता है, ये वाला भाग, यानी ये वाला भाग, यानी जो पुष्प का क्या है, वर्तिकाग्र वाला भाग लाया जाता है। क्या बनाने के लिए, माला बनाने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र। पत्ती हो नहीं सकती भैया, पंखुड़ी हो नहीं सकती। पंखुड़ी मतलब जिसको हम बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं इसको, हम दल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, दल। यानी जो रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं फूलों की, वो हमारा क्या होता है, दल होता है। और बाह्य दल क्या होता है, जितने भी फूल होते हैं उनमें जो कलर, उनमें जो हरी हरी पत्तियां होती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, बाह्य दल होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया भैया, तो भैया इसका देखिए ध्यान से। तो अगर 5 जगत वर्गीकरण की मैं बात करूं, तो आर.एच. हिक्टेयर ने के अनुसार, यानी जितने भी जीव थे, यानी मैं जितने भी अगर धरती पर मैं जीवों की बात करूं, यानी सभी जीवों को, जितने भी धरती पर क्या थे, जीव थे, यानी जो सभी क्या थे, जीव थे, उन सभी जीवों को हिक्टेयर के अनुसार कितने भागों में बांटा गया भैया, तो 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। यानी सबसे पहला भाग कौन सा है, मोनेरा। दूसरा भाग क्या है, प्रोटेस्टा। तीसरा भाग क्या है आपका, एनिमेलिया। चौथा भाग क्या है आपका, पादप। और 5वां भाग क्या है आपका, कवक। तो किसके अनुसार, हिक्टेयर के अनुसार धरती पर जितने भी प्रकार के जीव होते हैं, उन सभी जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। और ये 5 भाग होते हैं किसके अनुसार, हिक्टेयर के अनुसार। तो जब भी क्वेश्चन आपका आए, जब भी क्वेश्चन आए कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो 5 जगत वर्गीकरण की जब बात करें किसने दिया, तो निम्नलिखित में से, यानी कहाँ गया भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया। तो भैया 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, हिक्टेयर ने दिया भैया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है। तो भैया ऊतक, तो समझते हैं भैया ऊतक क्या होता है। ऊतक, ये जो ऊतक होता है, ये ऊतक होता क्या है, ऊतक यानी ये कोशिकाओं का क्या होता है भैया, समूह होता है। क्या होता है, कोशिकाओं का क्या होता है, ये समूह होता है। कोशिकाओं का क्या होता है भैया, ये कोशिकाओं का क्या होता है, समूह। कौन,
ऊतक, तो देखिए भैया मस्तिष्क तो हो नहीं सकता, मस्तिष्क तो हो नहीं सकता, बात यकृत भी हो नहीं सकता, अमाशय भी हो नहीं सकता। रक्त देखो, रक्त में क्या होता है, अगर आपने खून देखा होगा, ब्लड देखा होगा, तो याद रखिएगा भैया इसमें क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी, और क्या पाया जाता है, WBC पाया जाता है। यानी यहाँ पर जो C होता है, C का मतलब क्या होता है, सेल, यानी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। तो कोशिकाओं का समूह किसमें पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। यानी जब आपको चोट लग जाती है, जब आपको चोट लग जाती है, तो ऐसा इनमें से कौन सा ऊतक होता है जो घाव भरने में क्या होता है, सहायक होता है। अगर मैं बात करूं पेशी ऊतक की, तो जो पेशी ऊतक होता है ये किसका निर्माण करता है, मांसपेशियों का। किसका निर्माण करता है भैया, पेशियों का। तो ये मांसपेशियों का क्या करता है भैया, ये निर्माण करता है। कौन सा, पेशी ऊतक। और जो संयोजी ऊतक होता है, यानी जो संयोजी ऊतक होता है भैया, ये क्या करता है, शरीर के सभी भागों को क्या करता है, जोड़ के रखता है। यानी ये काम करता है क्या, शरीर के सभी भागों को क्या करता है, जोड़ता है। तो ये जोड़ने का काम करता है। यानी संयोजी ऊतक क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। और तंत्रिका ऊतक क्या होता है भैया, ये कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। और जो एपिथीलियम ऊतक है, इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, उपकला। क्या बोलते हैं भैया, उपकला ऊतक बोलते हैं। तो जो आपका एपिथीलियम ऊतक होता है, यही हमारा क्या करता है, जो यानी घाव लग जाता है तो घाव भरने में क्या करता है, सहायता। यानी जो हम लोगों की ऊपर की चमड़ी होती है, जो बने होते हैं, जो हमारी त्वचा होती है, वो किससे बनी होती है, इसी से बनी होती है, एपिथीलियम ऊतक से बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उपकला ऊतक भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गकी का जनक कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्गकी है, वर्गकी यानी टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये जीव विज्ञान की एक शाखा है। क्या है भैया, ये आपका जीव विज्ञान की क्या है, एक जीव विज्ञान की एक क्या है भैया, एक शाखा है। तो इस शाखा में क्या किया जाता है, इन शाखाओं में जो भी आपका जीव होता है, उन जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, या उनको हम क्या करते हैं, उनका नामकरण, उनकी जाति, उनको क्या करते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। तो जहाँ पर जीवों के नाम का, उनकी जाति का, उनमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, टैक्सोनॉमी होता है। और जो टैक्सोनॉमी शब्द होता है भैया, उसको किसने दिया था, तो ध्यान रहे भैया, जो टैक्सोनॉमी शब्द है उसको दिया था किसने, लीनियस ने दिया था। जैसा कि आप जानते हो भैया, ये जो हमारे मेंडल हैं, जब बात मेंडल की आती है तो ये किसके जनक होते हैं, अनुवांशिकी के जनक होते हैं। किसके जनक होते हैं भैया, अनुवांशिकी के जनक। तो ध्यान रहे भैया, तो मेंडल साहब किसके जनक हैं, अनुवांशिकी के जनक हैं। लेकिन टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, लीनियस हैं। बात समझ में आई भैया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि भैया अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। ये देखिए भैया, कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ का मतलब वह होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या करता है, लक्षणों को पहुंचाता है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षणों को क्या करता है, पहुंचाता है। यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ पर कोई इंसान है और इससे मान लो कोई इसका एक नया जीव क्या हुआ, उत्पन्न हुआ है, इससे क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। तो इनके जो लक्षण हैं, यानी इनका जो क्या होगा, लक्षण होगा, ठीक ना, इनका जो लक्षण इनमें जो आएगा उसको लेकर कौन आएगा, जो भी लेके आएगा वो हमारा क्या होगा, अनुवांशिक पदार्थ होगा।
तो ये अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है भैया? डीएनए होता है। कौन होता है भैया? डीएनए होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डीएनए। बात समझ में आया भैया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? अब जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूजन रहती है और ये क्या करते हैं, गलत करके चले आते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो जड़, ध्यान दीजिए भैया, आलू, गाजर, शकरकंद और मूली। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर आलू की, तो आलू देखो जो होता है जमीन के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन देखो जमीन के अंदर जो जड़ें होती हैं उस जड़ों में ये क्या होता है? आलू फरी होती है। तो ये तो जड़ हमारा हो नहीं सकता। जब जड़ नहीं है तो इसका मतलब, अब देखो जब ये जड़ नहीं है तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? कुछ और होगा। देखते हैं। अब बात करें गाजर, तो गाजर जो होता है भैया, गाजर क्या होता है? तो गाजर को तो जमीन के नीचे ही पाया जाता है, तो मतलब ये तो क्या होता है? जड़ ही होता है। और शकरकंद भी हमारा क्या होता है? ये क्या होता है? ये आपका ये भी क्या होता है? ये जड़ होता है, शकरकंद गंजी, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पर मूली की, तो मूली भी क्या होता है? जड़ होता है। तो मतलब अगर मैं इन सभी की बात करूं तो ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे क्या होते हैं? जड़ होते हैं। लेकिन आलू जो होता है वो जड़ हमारा नहीं होता है, ये क्या होता है? तनों में फरता है, तो मतलब ये जड़ नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? देखिए ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो इसको समझते हैं पहले भैया। तो जो जॉर्ज साइमन ओम थे, इनका पूरा नाम क्या था भैया? जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया था भैया? एक चालक लिया था। क्या लिया था भैया? एक चालक लिया था। अच्छा, बात करें यहाँ पर चालक की, तो चालक क्या होता है? चालक वह होता है जिसमें विद्युत धारा आसानी से क्या होता है? प्रवाहित हो जाता है। इस चालक को उन्होंने क्या किया था? एक बैटरी से क्या किया था भैया? जोड़ दिया था। जब उन्होंने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया था, जिसका विभवांतर कितना था भैया? V था। जिसका विभवांतर क्या था? V था। और इस जैसे ही उसको उन्होंने एक बैटरी से जोड़ा तो इसमें से क्या प्रवाहित होने लगी भैया? धारा। क्या प्रवाहित होने लगी भैया? धारा प्रवाहित होने लगी। तो इसमें से धारा क्या होने लगी? प्रवाहित होने लगी। तो इसका विभवांतर कितना था? यानी विभवांतर इसका कितना था भैया? V था। तो ध्यान रहे भैया, जैसे इन्होंने वोल्टेज को बढ़ाया, यानी उन्होंने देखा कि जो आपका V था और जो आपका I था, तो उन्होंने जैसे ही क्या किया था? वोल्टेज को बढ़ाया था। मान लो वोल्टेज कितना लिया था? 200 वोल्टेज लिया था, तो धारा कितनी गई थी? मान लेते हैं धारा जा रही थी 10 एम्पियर की। कितनी जा रही थी? 10 एम्पियर की। मान लो उन्होंने वोल्टेज कितना कर दिया? 300, तो धारा कितनी जाने लगी भैया? 15 एम्पियर की जाने लगी। तो उन्होंने देखा कि जिस तरह से वो वोल्टेज को बढ़ा रहे थे, उस तरह इस चालक में धारा भी क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी। यानी वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा भी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो दोनों में रिलेशन क्या था भैया? समानुपाती। और आपको पता है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक बराबर आता है और साथ में एक नियतांक आता है। और नियतांक क्या आया था भैया? R आया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितने कौन कौन है? एक तो विभवांतर यानी वोल्टेज है आपका, और दूसरा क्या है आपका? धारा। तो जो ओम का नियम है वो क्या परिभाषित करता है? तो वो परिभाषित करता है केवल धारा को? नहीं, बिल्कुल गलत है। केवल धारा को परिभाषित तो नहीं कर सकता, क्योंकि ओम के नियम में कितनी चीजें हैं? 2 चीजें हैं। एक धारा है और दूसरा क्या है? विभवांतर यानी वोल्टेज है। और दूसरा केवल वोल्टता को नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? धारा और वोल्टता दोनों को। यस, ये आपका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो ओम का नियम है, जो ओम का नियम है भैया, ओम का जो नियम है, आप देखो किसको प्रभावित करता है? विभवांतर और धारा को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसको? धारा और वोल्टता को क्या करता है? ये परिभाषित करता है। ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देख रहे भैया, एसएससी सीजीएल में, क्या एसएससी स्टेनोग्राफ में पूछा गया था भैया। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है भैया, एक मिनट। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या उपयुक्त सभी रहता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान, बस 1 मिनट क्षमा चाहेंगे। चलिए भैया अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं भैया, क्या कह रहा है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा, उसका प्रतिरोध। तो ध्यान रहे भैया, जो प्रतिरोध होता है इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, और ये प्रतिरोध क्या होता है, यानी तार को लंबा किया जाए, यानी तार की जो लंबाई होगी। तो ध्यान रहे, तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब ये कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध भैया क्या होता है, यानी धारा के मार्ग में, मान लो ये हमारे पास कोई चालक तार है, ये क्या है, हमारे पास कोई चालक तार है, और इस तार का प्रतिरोध कितना भैया मान लेते हैं R। तो प्रतिरोध कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें धारा, यानी इस चालक तार में जो धारा प्रवाहित होती है, यानी धारा मतलब I जो प्रवाहित होती है, उसमें जो बाधा उत्पन्न होती है, यानी धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो ये जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बात करें यहाँ पर अनुक्रमानुपाती की, तो यदि तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी तार की लंबाई को कम करोगे तो इसका मतलब प्रतिरोध भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए, यानी तार को लंबा किया जाए, जब तार आप लंबा कर रहे हो तो इसका मतलब प्रतिरोध भी क्या होने वाला, बढ़ने वाला है, क्योंकि तार आप क्या कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, तार क्या कर रहे हो, आप बड़ा कर रहे हो। लंबाई अगर आप बढ़ा रहे हो भैया तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रतिरोध भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आप इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न देख रहे हो भैया कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीजीएल सन 2016 में पूछा गया है। तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बस आप इस सेशन में बने रहिए, और यकीन मानिए जैसे ही सारे प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएंगे, मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके एक टॉपिक, एक लेक्चर, मतलब एक टॉपिक में आपको कराऊंगा। बस आप इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिरोध का मात्रक है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध को भैया किससे प्रदर्शित करते हैं, R हमारा क्या होता है, R से प्रदर्शित करते हैं किसको भैया, प्रतिरोध। किसको प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध होता क्या है, मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, यानी ये कोई आपका क्या होगा भैया, चालक होगा। इस चालक में जो धारा आपकी क्या होगी, प्रवाहित हो रही होगी, उसके बहने में, प्रवाहित होने में जो भी रुकावट डाली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी जैसे कहने का मतलब ये भैया कि आप स्कूल जाते हो और स्कूल जाते टाइम आपको मान लो कोई रास्ते में कुत्ता मिल गया और वो कुत्ता आप पर अटैक करने लगे, काटने लगे, तो वहाँ पर वो कुत्ता क्या है आपका, प्रतिरोध हो गया। क्या हो गया, प्रतिरोध। यानी आपको स्कूल जाने में कोई ना कोई बाधा डाल रहा है, कौन डाल रहा है, वो कुत्ता डाल रहा है, तो वो कुत्ता क्या हुआ भैया, प्रतिरोध हुआ। वैसे ही धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को क्या कहते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं। तो जो भैया प्रतिरोध का मात्रक होता है वो कौन होता है भैया, क्या होता है, ओम होता है। तो बात यहाँ पर करें किसकी भैया, हम एम्पियर की। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। किसका मात्रक होता है भैया, विद्युत धारा का मात्रक होता है। और बात करें यहाँ पर कूलाम की, तो भैया जो कूलाम होता है, अगर बात करें कूलाम की, तो कूलाम जो होता है वो किसका मात्रक होता है भैया, आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है भैया, आवेश का मात्रक होता है। ठीक भैया, आप हेनरी तो पढ़े होंगे क्लास, किसमें, केमिस्ट्री वाले से आ जाता है। तो ये जो आपका
ओम होता है। ये जो क्या होता है, ओम होता है। ये किसका मात्रक होता है भैया, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए ध्यान दीजिए भैया, आपने न्यूटन का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा भैया, न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा। तो न्यूटन ने अपने दैनिक जीवन में कितने बहुत सारे काम किए हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। तो इन्होंने भैया 3 नियम दिया था। कितने नियम दिया था भैया, 3 नियम दिया था। तो देखिए यहाँ पर जो प्रथम नियम है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या, देखिए यहाँ पर है ना, न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है वो यह बताता है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर आप कोई बाहर से बल ना लगाओ। या मान लो अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वह तब तक गति करती रहेगी जब तक कि आप उस पर बाहर से कोई बल लगाकर उसको क्या किया जाए, उसकी अवस्था को परिवर्तित ना किया जाए। यानी दुनिया की प्रत्येक वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी में रहना चाहती हैं। यही किसका नियम था भैया, न्यूटन का प्रथम नियम था। बात समझ में आ भैया। और इसी को हम किसका नियम कहते हैं, इसी को जो न्यूटन का नियम होता है इसी को भैया हम जड़त्व का भी क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। बात समझ में आ भैया, ठीक। और जो न्यूटन का आपका तृतीय नियम है, जो न्यूटन का तृतीय नियम है, ये जो नियम है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यदि किसी वस्तु पर जितना बल हम लगाते हैं तो वो भी वस्तु हम पे उतना ही बल लगाती है। अगर आपने रॉकेट देखा होगा, अगर आपने रॉकेट को देखा होगा तो देखियो उसके नीचे से क्या निकलता रहता है, ऐसे धुआं ईंधन निकलता रहता है। और रॉकेट क्या करती है भैया, ऊपर जाती है। रॉकेट क्या करती है, ऊपर जाती है। ये नीचे बल लगाता है जिससे वो क्या करता है, ऊपर, जितना वो ऊपर बल लगाता है उतना ये नीचे बल लगाता है। यानी यहाँ पर बल दोनों दिशाओं में लगता है, ऊपर की भी तरफ और नीचे की भी तरफ। तो यहाँ पर कौन सा नियम आएगा न्यूटन का, न्यूटन का तीसरा नियम आएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो रॉकेट के कार्यप्रणाली के लिए किस सिद्धांत पर आधारित है भैया, तो न्यूटन का तीसरा नियम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो न्यूटन का भैया दूसरा नियम है ये किसके बारे में बताता है, बल बराबर m×a, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। जो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है वो हमारा क्या होता है, बल होता है, यानी बल के बारे में बताता है। और जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये किसके बारे में बताता है, जब कोई वस्तु द्रव में डूबती है, यानी द्रव में डूबी हुई वस्तु के बारे में बताता है। कौन बताता है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इस ऑप्शन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। बात करें यहाँ पर राशि की, तो देखिए भैया जो भौतिक राशियाँ होती हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, भौतिक राशियों की, तो बात करूँ मैं भैया भौतिक राशियों की, तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है कौन सी भैया, सदिश राशि, और एक होती है कौन सी भैया, अदिश राशि। तो जो सदिश, नाम से ना सदिश, मतलब जिसमें क्या होता है, दिशा प्लस क्या होता है, परिमाण दोनों होता है, उसको क्या कहते हैं, हम सदिश कहते हैं। और अदिश क्या होता है भैया, जिसमें केवल क्या होता है, जिसमें केवल क्या होता है भैया, परिणाम होता है। यानी आदिश जब किसी में आ लग जाता है तो मतलब उसका उल्टा, तो आदिश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो दिशा होगी, दिशा नहीं होगी, केवल क्या होगा भैया, परिणाम होगा। क्या होगा, परिणाम होगा। तो बात करें यहाँ पर वेग की, बात करें यहाँ पर किसकी, वेग। तो वेग क्या होता है, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं। यानी जो वेग होगा निश्चित, किसकी भैया, निश्चित दिशा, निश्चित दिशा में। तो भैया निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग। मतलब इस वेग में क्या होगा भैया, इस वेग में होगा क्या, दिशा भी होगा। क्या होगा, दिशा भी होगा प्लस क्या होगा, परिमाण भी होगा।
क्या होगा, परिमाण भी होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। इसका मतलब अगर सदिश राशि नहीं है तो कौन सा होगा, अदिश। जब इसमें क्या है, दिशा और परिणाम है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सदिश। ये हमारा क्या हो जाएगा, सदिश। तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब बात करें यहाँ पर कोणीय वेग की, तो वेग भैया इसमें भी आया है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, आपका सदिश होगा। और यहाँ पर बात करें संवेग की, तो बात करें यहाँ पर संवेग की, तो ये भी इसमें क्या आया है, वेग आया है, तो ये भी क्या है, आपका सदिश राशि है। तो बात करें यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या है आपका, इसमें क्या होती है, इसमें भैया दिशा नहीं होती है, इसमें दिशा नहीं होती, केवल क्या होता भैया, परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है। जैसे मान लो आप किसी कहीं पर गए हो कुछ सामान खरीदने, मान लो मार्केट गए हो, अब मार्केट में आप द्रव्यमान मतलब कोई वजन खरीद रहे हो, जैसे आप आलू ले रहे हो, तो दुकानदार से क्या कहोगे, भैया हमको 5 किलो आलू पूरब की ओर दे दो। ऐसा तो बोलोगे नहीं ना, सीधा सीधा बोलोगे कि हमको भैया 5 किलो आलू दे दो, तो वो सीधा आपको 5 किलो आलू दे देगा। इसको प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए हमको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। तो द्रव्यमान क्या होता है, इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो भैया जो अम्ल होता है, ये जो अम्ल होता है, अम्ल क्या होता है, स्वाद में तो खट्टा होता ही होता है, ठीक है, लेकिन ये जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। कौन, अम्ल। तो भैया जरा देखिए ध्यान से, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, न्यूट्रॉन भी आपका नहीं होगा, और ये भी आपका होगा नहीं। मैंने क्या बताया, अम्ल जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाल पत्र को नीला कर देता है। लाल पत्र को नीला कर देता है, कौन कर देता है। तो बात यहाँ पर ध्यान रहे, अम्ल की अगर मैं बात करूँ अम्ल की, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, अनिल। क्या याद रखोगे, अनिल। जब बात करें हम अनिल की, ये क्या है आपका ट्रिक है भैया, क्या है आपका ट्रिक। तो अनिल, आ से क्या होता है भैया, आ से आप यहाँ पर बताओगे क्या होगा, अम्ल। क्या हो जाएगा, अम्ल। नी से क्या हो जाएगा भैया, नी से क्या करेगा, नीला। क्या करेगा, नीला। ला से, ठीक है ना, यानी ला से क्या करेगा, क्या हो जाएगा, लाल। अगर बात करें क्या, अम्ल जो होता है, अम्ल क्या करता है, नीले से क्या करता है, लाल करता है। नीले से क्या करता है, लाल करता है। कौन, ये बात करें हम किसकी, अम्ल की बात करें, किसकी बात करें भैया, अम्ल की। और बात करें आपकी क्षार की, तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, कि जो भस्म होता है, इसी को भैया हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्षार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसी को क्षार भी कहते हैं। तो क्षार क्या करता है, इसी का उल्टा होता है। क्षार क्या करता है, इसी का उल्टा, यानी क्षार भैया क्या करता है कि जो लाल होता है, जो क्या होता है, लाल होता है, लाल को क्या करेगा, वो नीला करेगा। क्या करेगा भैया, नीला। यानी बात करें किसकी, अम्ल की, तो अम्ल के लिए आपको ट्रिक याद करके रख लेना है। क्या, अम्ल क्या करेगा, अम्ल क्या करेगा, नीले को लाल करता है। और जो क्षार होता है, क्षार क्या करेगा, लाल को नीला करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखो भैया क्या है, क्वेश्चन लाल पत्र को नीला कर देता है, लाल पत्र को नीला कर देता है, लाल पत्र को नीला कर देता है। लाल पत्र को नीला कौन करेगा भैया, भस्म करेगा, यानी क्षार करेगा। ये इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, ये नहीं होगा भैया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीले पत्र को, यानी नीले पत्र को क्या करता है, लाल करता है। अब ये भी तुरंत मैंने आपको बताया, ट्रिक बताया, क्या बताया भैया, यानी जब बात करें यहाँ पर किसकी, अम्ल की, तो अम्ल के लिए आपको याद कर रखना है, ट्रिक याद करना है भैया। क्या याद करना है, ट्रिक याद करना है। क्या याद करना है, अनिल। क्या याद करना है भैया, अनिल। आ से क्या करेगा भैया, अम्ल। आ से अम्ल, ना से नीला, क्या भैया, नीला। और ला से क्या होता भैया, लाल। क्या होता है, लाल। जरा देखिए ध्यान से, जो अम्ल होगा, जो क्या होगा, अम्ल होगा, अम्ल क्या करेगा, अम्ल क्या करेगा, लाल, नीले को क्या करेगा, लाल करेगा, नीले को लाल करेगा। क्वेश्चन क्या है भैया, नीले पत्र को क्या करता है, लाल करता है। कौन करता है भैया, कौन करता है, अम्ल करेगा। कौन करेगा, अम्ल करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा भैया, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अम्ल तथा भस्मात्मक, इसका मतलब होता है भैया क्या, क्षार। क्या होता है भैया, क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भैया। तो ध्यान रहे, इसके लिए भैया हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी लिटमस पत्र का। किसका प्रयोग करते हैं, लिटमस पत्र। तो जो लिटमस पत्र होता है ये हमारा क्या होता है भैया, यह हमारा एक सूचक होता है। ये सूचक होता है, क्या होता है भैया, सूचक, जो क्या करता है, अम्ल और प्लस क्षार की क्या करवाता है ये भैया, पहचान। क्या करवाता है, पहचान करवाता है। कौन करवाता है, ये लिटमस पत्र करवाता है। तो लिटमस क्या होता है, यह एक सूचक होता है जो अम्ल और क्षार की क्या करवाता है, पहचान करवाता है। मतलब हम अम्ल है या क्षार है या पता लगा सकते हैं, किससे पता लगा सकते हैं, लिटमस पत्र से पता लगा सकते हैं। तो यानी अम्ल तथा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लिटमस का प्रयोग किया जाता है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर भैया क्या बताया जा रहा है कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता तो क्या होती है भैया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, ऑक्सीकरण की, किसकी बात करूं भैया, ऑक्सीकरण। तो भैया जो ऑक्सीकरण होता है और एक होता है क्या, अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। और अपचयन का मतलब क्या होता है भैया, ऑक्सीजन का निकलना। तो जरा यहाँ पर देखिए क्या है, ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है, क्या होती है। जब सोचो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, जब कोई चीज जुड़ता है तो क्या होगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा, यानी ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर जुड़ रहा है तो कुछ न कुछ तो जाहिर सी बात होगा, क्या होगा, घटेगा नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जुड़ा है। जुड़ने का मतलब होता है क्या, बढ़ना। तो मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा भैया, सही जवाब हो जाएगा। तो मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी कृष्णा क्लासेस जो भी टीम आपके लिए वीडियो ला रही है उससे आप सबका बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो सके। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।